यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2020 व जून 2021, 21/11/2021 का हल प्रश्न पत्र। विषय शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए निर्देश। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2014 से 2019 के दौरान 4 शहरों के, एल, एम और एन से सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ए और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पी की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। तालिका के अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न शहरों से अभ्यर्थियों की वर्षवार संख्या। तालिका के 5 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है वर्ष, दूसरे कॉलम का शीर्षक है शहर के। ये कॉलम पुनः 2 भागों में विभक्त है। पहला, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी। तीसरे कॉलम का शीर्षक है शहर एल। ये कॉलम भी पुनः 2 भागों में विभक्त है। पहला, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए व दूसरा, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी। चौथे कॉलम का शीर्षक है शहर एम। ये कॉलम भी पुनः 2 भागों में विभक्त है। पहला, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए व दूसरा, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी। पांचवें कॉलम का शीर्षक है शहर एन। ये कॉलम भी पुनः 2 भागों में विभक्त है। पहला, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए व दूसरा, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी। तालिका इस प्रकार है। वर्ष 2014, शहर के। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 782, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 360। शहर एल, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 612, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 310। शहर एम, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 720, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 410। शहर एन, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 1020, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 802। वर्ष 2015, शहर के। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 804, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 472। शहर एल, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 472, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 608। शहर एम, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 324, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी 480। शहर एन, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 1135, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 840। वर्ष 2016, शहर के। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 720, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 448। शहर एल, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 636, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 298। शहर एम, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 680, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 390। शहर एन, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 1084, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 864। वर्ष 2017, शहर के। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 750, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 360। शहर एल, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 655, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 305। शहर एम, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ए 695, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी पी 396।
शहर N सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 1096, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 766। वर्ष 2018। शहर K सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 824, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 504। शहर L सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 640, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 346। शहर M सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 712, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 424। शहर N सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 1080, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 752। वर्ष 2019। शहर K सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 850, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 496। शहर L सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 600, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 315। शहर M सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 740, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 464। शहर N सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी A 1165, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी P 780। तालिका समाप्त। प्रश्न संख्या 1। सभी 6 वर्षों के दौरान शहर K से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या और वहां से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? विकल्प A 2060, विकल्प B 2070, विकल्प C 2080, विकल्प D 2090। सही उत्तर है विकल्प D 2090। उत्तर का हल। शहर K में सभी 4 वर्षों में परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्र बराबर 782 प्लस 804 प्लस 720 प्लस 750 प्लस 824 प्लस 850 बराबर 4730। शहर K में सभी 4 वर्षों में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र बराबर 2640। शहर K में सभी 4 वर्षों में परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों के बीच का अंतर बराबर 4730 माइनस 2640 बराबर 2090। प्रश्न संख्या 2। वर्ष 2015 के दौरान सभी 4 शहरों से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या कितनी है? विकल्प A 528, विकल्प B 529, विकल्प C 530, विकल्प D 531। सही उत्तर है विकल्प B 529। उत्तर का हल। सभी 4 शहरों में 2015 में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र बराबर 472 प्लस 324 प्लस 480 प्लस 840 बराबर 2116। उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या बराबर शहरों में परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्र या शहरों की कुल संख्या बराबर 2116 भाग 4 बराबर 529। प्रश्न संख्या 3। वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों में से उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की प्रतिशतता न्यूनतम है? विकल्प A K, विकल्प B L, विकल्प C M, विकल्प D N। सही उत्तर है विकल्प B L। प्रश्न संख्या 4। शहर K से वर्ष 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या वहां से वर्ष 2017 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत बड़ी है? विकल्प A 32%, विकल्प B 36%, विकल्प C 40%, विकल्प D 44%। सही उत्तर है विकल्प C 40%। उत्तर का हल। शहर K में 2017 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या
बराबर 306। शहर के में 2018 में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या बराबर 504। 2017 से 2018 तक उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में वृद्धि बराबर 504 माइनस 360 बराबर 144। उत्तीर्ण छात्रों में 2017 और 18 के बीच प्रतिशत में वृद्धि बराबर 2017 और 2018 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर गुणा 100/2017 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बराबर 144 गुणा 100/360 बराबर 40%। प्रश्न संख्या 5। सभी 6 वर्षों के दौरान शहर एम से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या उन सभी 6 वर्षों के दौरान शहर एम से परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 56%, विकल्प बी 58%, विकल्प सी 60%, विकल्प डी 62%। सही उत्तर है विकल्प सी 60%। उत्तर का हल। सभी 6 वर्षों में शहर एम में परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्र बराबर 4275। सभी 4 वर्षों में शहर एम में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुल छात्र बराबर 2564। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत बराबर उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या गुणा 100 भाग परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या बराबर 2564 गुणा 100 भागा 4275 बराबर 60%। प्रश्न संख्या 6। अधिगम का कौन सा सिद्धांत शिक्षण के मननात्मक स्तर का समर्थन करता है? विकल्प ए अनुबंधन का सिद्धांत, विकल्प बी प्रबलन सिद्धांत, विकल्प सी आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत, विकल्प डी संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। सही उत्तर है विकल्प डी संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। उत्तर की व्याख्या। शब्द चिंतनशील स्तर शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी की ओर से उच्चतर स्तर की विचारशीलता का द्योतक है। इस स्तर में मूल रूप से उन समस्याओं को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग शामिल है जिनसे व्यक्ति सामना कर रहा है। इसमें 2 चरण होते हैं, समस्या उठाना और समस्या को सुलझाना। शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भागीदारी और समाधान प्राप्त करने के लिए उसकी भावना की तीव्रता शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर की सफलता के संकेतक हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को समर्थन प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से फील्ड आश्रित अधिगमकर्ता की विशेषताओं की पहचान कीजिए। 1. अवधारणाओं और विषय वस्तुओं के वैश्विक पहलुओं को समझना। 2. तथ्यों और सिद्धांतों पर बल देता है। 3. अकेले कार्य करना पसंद करता है। 4. शिक्षक से दिशा निर्देश और प्रदर्शन की मांग करता है। 5. सहयोग करना पसंद करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 2 और 3, विकल्प बी केवल 1, 4 और 5, विकल्प सी केवल 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 4 और 5। प्रश्न संख्या 8। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान करिए। सूची फर्स्ट शिक्षण और अधिगम के स्तर। ए स्वायत्त विकास स्तर, बी स्मरण स्तर, सी अवबोध स्तर, डी विमर्शक स्तर। सूची सेकंड मुख्य विशेषताएं। 1. ये समस्या केंद्रित होता है तथा इसमें अधिगमकर्ता की अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पना और सृजनशीलता की जरूरत होती है। 2. ये विद्यार्थियों की भावनाओं के महत्व पर बल देता है और कठिन सोच के महत्व को कम करता है। 3. ये तुलनात्मक रूप से विचारहीन होता है। 4. ये सिद्धांतों और एकाकी तथ्यों के बीच संबंध को देखने पर
बल देता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4। विकल्प बी A3, B4, C1, D2। विकल्प सी A2, B3, C4, D1। विकल्प डी A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है विकल्प सी A2, B3, C4, D1। उत्तर की व्याख्या। जैसा कि नीचे बताया गया है, शिक्षण के स्तर में आमतौर पर 3 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर विचारहीन शिक्षण, समझ का स्तर विचारशील शिक्षण, चिंतनशील स्तर ऊपरी विचारशील स्तर, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत शिक्षण और सीखने के चिंतनशील स्तर को सहायता प्रदान करता है। संदर्भ के इस फ्रेम में शिक्षण की विधि समस्याओं और उनके समाधानों की जांच बन जाती है। प्रश्न संख्या 9। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, ब्लूम की वर्ग की अर्थात टेक्सोनॉमी में ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित हैं। कथन 2, व्यवस्था और चारित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित हैं। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। उत्तर की व्याख्या। ब्लूम की टैक्सोनॉमी 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह है जिसका उपयोग शैक्षिक सीखने के उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता के स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। 3 सूचियां संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में सीखने में उद्देश्यों को शामिल करती हैं। संज्ञानात्मक डोमेन सूची अधिकांश पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक फोकस रहा है और अक्सर पाठ्यक्रम सीखने के उद्देश्यों, आकलन और गतिविधियों की संरचना के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 10। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए निर्माणात्मक आकलन प्रक्रिया है जो अधिगम से संबंधित है और उसमें प्रेरणा और कार्य स्तरों को बढ़ाने में निर्देशित होती है। कारण आर निर्माणात्मक आकलन का प्रयोजन अधिगम परिणामों की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर की व्याख्या। प्रारंभिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक प्रतिक्रिया या सीखने के लिए मूल्यांकन, नैदानिक परीक्षण सहित छात्रों की प्राप्ति में सुधार के लिए शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा आयोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। एक रचनात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य छात्रों के सीखने की निगरानी करना है ताकि चल रहे फीडबैक को प्रदान किया जा सके जो छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और उन क्षेत्रों को लक्षित करने में मदद कर सके जिन्हें काम की आवश्यकता है। ये संकाय को ये पहचानने में भी मदद करता है कि छात्र कहाँ संघर्ष कर रहे हैं और तुरंत समस्याओं का समाधान करते हैं। इसमें आमतौर पर छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया स्कोर के बजाय शामिल होती है
जो सामग्री और प्रदर्शन के विवरण पर केंद्रित होती है। ये आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत होता है, जो चाहता है अक्सर बाहरी जवाबदेही के उद्देश्यों के लिए शैक्षिक परिणामों की निगरानी करना। पृष्ठ संख्या 118। प्रश्न संख्या 11। प्रयोजन कथन शोध प्रश्न और परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना निम्नलिखित में से किस शोध प्रकार की विशेषता है? विकल्प ए विवरणात्मक शोध, विकल्प बी निर्जातीय शोध, विकल्प सी आधारिक सिद्धांत परक शोध, विकल्प डी प्रयोगात्मक शोध। सही उत्तर है विकल्प डी प्रयोगात्मक शोध। उत्तर की व्याख्या। उद्देश्य कथन शोध प्रश्न परिकल्पना और शोध उद्देश्य एक शोधकर्ता को उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं जिसके बारे में वो अध्ययन कर रहा है। इस फोकस के साथ क्या करना है कि एक स्पष्ट समझ आती है। अध्ययन के सभी रूपों में सभी घटक नहीं होते हैं और न ही सभी घटकों की हमेशा आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 12। दो समूहों वाले यादृच्छिकृत प्रयोज्यों पर केवल पश्चात परीक्षण वाले शोध अभिकल्प के अंतर्गत वैधता को क्षीण बनाने के शोध के रूप में निम्नलिखित में से कौन से शोध कार्य करते हैं? 1. पूर्व परीक्षण प्रक्रिया, 2. मापक यंत्र, 3. चयन और स्वतंत्र चर के बीच अन्योन्य क्रिया, 4. प्रतिक्रियाशील प्रयोगात्मक प्रक्रिया, 5. सांख्यिकीय समाश्रयण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 3 और 4, विकल्प डी केवल 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। सभी प्रायोगिक डिजाइनों में सबसे सरल दो समूहों पोस्ट टेस्ट ओनली रेंडमाइज्ड प्रयोग हैं। डिजाइन नोटेशन में इसकी 2 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक समूह के लिए प्रत्येक पंक्ति की शुरुआत में एक आर के साथ ये इंगित करने के लिए कि समूहों को यादृच्छिक रूप से असाइन किया गया था। एक समूह को उपचार या कार्यक्रम अर्थात X मिलता है और दूसरा समूह तुलना समूह होता है और कार्यक्रम नहीं मिलता है। इस शोध प्रारूप की मुख्य कमजोरी यह है कि चयन और परिपक्वता या चयन और परीक्षण जैसे चर के बीच बातचीत से आंतरिक वैधता पर सवाल उठाया जाता है। रैंडमाइजेशन के अभाव में संभावना हमेशा मौजूद रहती है कि कुछ महत्वपूर्ण अंतर जो कि प्रीटेस्ट में परिलक्षित नहीं होता है, पोस्ट टेस्ट डेटा को दूषित करने के लिए काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि प्रयोगात्मक समूह में स्वयंसेवक होते हैं तो वे अधिक प्रेरित हो सकते हैं, या यदि उनके पास एक अलग अनुभव पृष्ठभूमि होती है जो प्रभावित करती है कि वे प्रयोगात्मक उपचार के साथ कैसे बातचीत करते हैं। ऐसे कारक स्वयं X के बताए जिम्मेदार हो सकते हैं। मतभेद। प्रश्न संख्या 13। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट शोध के चरण। ए शोध समस्या को परिभाषित करना, बी परिकल्पना तैयार करना, सी शोध प्रतिदर्श लेना, डी परिकल्पना परीक्षण। सूची सेकंड मुख्य विशेषताएं। 1. आंकड़ा विश्लेषण हेतु समुचित सांख्यिकीय तकनीक, 2. चयनित यूनिटों की प्रतिनिधित्व क्षमता, 3. युक्तियुक्त संबंध स्थापित करने हेतु चरों की पहचान करना, 4. आवश्यकता पड़ने पर कार्य विवरणों सहित पारिभाषिक पदों और अवधारणाओं का सावधानी पूर्वक चयन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B1, C4, D3, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B3, C2, D1।
उत्तर की व्याख्या। शोध करने के बोझ को कम करने के लिए शोध प्रक्रिया के चरण यहाँ दिए गए हैं। एक शोध समस्या की पहचान, संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, अनुसंधान डिजाइन की तैयारी, वास्तविक प्रयोग, निष्कर्ष और सिफारिशें तैयार करना। प्रश्न संख्या 14। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, शोध आचार शास्त्र निष्कर्षों में विश्वसनीयता लाने के लिए शोध हेतु एक यथार्थपरक सरोकार पैदा करता है। कथन 2, शोध में आईसीटी का प्रयोग अनिवार्य है क्योंकि ये समय और संसाधनों के प्रयोग के संदर्भ में मितव्ययी है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 15। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, शोध प्रबंध लेखन में संदर्भन के प्रारूप और शैली का प्रयोग औपचारिक प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है। कारण आर, औपचारिक प्रोटोकॉल प्रतिवेदित शोध के मानदंडों और प्रक्रियाओं से विलगता को रोकना सुनिश्चित करना होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर की व्याख्या। संदर्भ आपको अपने काम में अन्य लेखकों और शोधकर्ताओं के योगदान को स्वीकार करने की अनुमति देता है। अन्य लेखकों के विचारों, शब्दों या शोध पर आधारित किसी भी विश्वविद्यालय के असाइनमेंट में उद्धरण शामिल होने चाहिए। संदर्भ उन लेखकों को श्रेय देने का भी एक तरीका है जिनसे आपने शब्द और विचार उधार लिए हैं। प्रश्न संख्या 16। संप्रेषण प्रणाली में श्रोता द्वारा ध्वनिवादा में सबसे कम उपयोगी है। विकल्प ए, चयनात्मक ध्यान। विकल्प बी, चयनात्मक अवबोधन। विकल्प सी, चयनात्मक अवधारणा। विकल्प डी, चयनात्मक मंशा। सही उत्तर है विकल्प सी, चयनात्मक अवधारणा। उत्तर की व्याख्या। चयनात्मक अवधारण मन से संबंधित वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग उन संदेशों को अधिक सटीक रूप से याद करते हैं जो उनके हितों, मूल्यों और विश्वासों के करीब हैं। जो उनके मूल्यों और विश्वासों के विपरीत हैं, स्मृति में क्या रखना है इसका चयन करना, संकुचित करना, सूचना प्रवाह। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रभावी संप्रेषण के वर्धक हैं? 1. यहाँ क्या है, ये देखने और सुनने की स्वतंत्रता। 2. कोई क्या सोचता या महसूस करता है, ये कहने की स्वतंत्रता। 3. क्या होना चाहिए, क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता। 4. कोई क्या महसूस करता है, ये महसूस करने की स्वतंत्रता। 5. हमेशा अनुमति के इंतजार से स्वतंत्रता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, केवल 1, 2 और 4। विकल्प बी, केवल 1, 2 और 3। विकल्प सी, केवल 2, 3 और 4। विकल्प डी, केवल 3, 4 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 18। नीचे 2 कथन
दिए गए हैं। कथन 1, अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी संप्रेषण तब होता है जब श्रोता और रिसीवर अर्थात ग्रहणकर्ता के बीच साम्यता हो। कथन 2, श्रोत और रिसीवर समान अर्थ लाने के लिए शब्दों की एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर की व्याख्या। संचार उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच सूचना प्रसारित और समझी जाती है। प्रेषक के इच्छित अर्थ को संप्रेषित करना प्रभावी संचार का सार है। संचार में 2 लोग शामिल होते हैं, एक प्रेषक और एक रिसीवर। एक अकेला व्यक्ति संवाद नहीं कर सकता। संचार को एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। प्रश्न संख्या 19, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट शैली जो संप्रेषण में बाधक है। ए, तुष्टीकरण, बी, आरोपण, सी, आशोधन, डी, ध्यान भंजन। सूची सेकंड विशेषता। 1, असंगत बातें करना या कहना। 2, शुद्धता के प्रति अति उत्साही होना। 3, गलतियां ढूंढना और अपने को बेहतर मानकर बर्ताव करना। 4, अनावश्यक रूप से संतुष्ट करने के प्रयोजन से बात करना। विकल्प ए, A1, B2, C3, D4। विकल्प बी, A2, B1, C4, D3। विकल्प सी, A3, B4, C1, D2। विकल्प डी, A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प डी, A4, B3, C2, D1। पृष्ठ संख्या 119। प्रश्न संख्या 20, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, जब स्रोत एवं श्रोता एक ही तरंग पर होते हैं तो प्रभावी संप्रेषण घटित होता है। कारण आर, स्रोत एवं श्रोता एक समान अर्थ ज्ञापित करने हेतु एक ही तरह की भाषा एवं पर्दा का अनुप्रयोग करते हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। उत्तर की व्याख्या। होमोफिली इतनी बार होती है क्योंकि संचार अधिक प्रभावी होता है जब स्रोत और रिसीवर समरूप होते हैं। इस तरह का प्रभावी संचार इसमें शामिल लोगों के लिए फायदेमंद है। जब 2 व्यक्ति समान अर्थ, विश्वास और एक पारस्परिक भाषा साझा करते हैं तो उनके बीच संचार के प्रभावी होने की संभावना अधिक होती है। प्रश्न संख्या 21। एक दुग्ध विक्रेता इस प्रयोजन से दूध में जल मिलाता रहा है कि उसे जल मिश्रित दूध को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त हो। जल और दूध का अनुपात है। विकल्प ए 4:5, विकल्प बी 5:4, विकल्प सी 1:5, विकल्प डी 1:4। सही उत्तर है विकल्प डी 1:4। उत्तर का हल। माना 1 लीटर दूध का लागत मूल्य ₹1, 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य बराबर ₹1 और लाभ बराबर
25%। 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य बराबर 100/125 गुणा 1 बराबर ₹4/5। आरोप के नियम से पानी बराबर 1 - 4/5 बराबर 1/5 और दूध बराबर 4/5 - 0 बराबर 4/5। जैसा कि प्रारंभ में 0 लीटर पानी पर विचार कीजिए, तब अनुपात बराबर 1/5 अनुपात 4/5 बराबर 1:4। इसलिए अभीष्ट अनुपात 1:4 होगा। प्रश्न संख्या 22। 12% वाले एक ऋण प्रपत्र से 20% का लाभ अर्थात यील्ड प्राप्त होता है। उक्त ऋण प्रपत्र का बाजार मूल्य है। विकल्प ए ₹167, विकल्प बी ₹170, विकल्प सी ₹60, विकल्प डी ₹40। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 23। ₹1500 की धनराशि पर 2 अलग अलग स्रोतों से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर ₹13.50 है। उनके ब्याज दरों का अंतर है। विकल्प ए 0.1%, विकल्प बी 0.2%, विकल्प सी 0.3%, विकल्प डी 0.4%। सही उत्तर है विकल्प सी 0.3%। उत्तर का हल। प्रश्न के अनुसार 1500 गुणा 3 गुणा R1 भागा 100 - 1500 गुणा 3 गुणा R2 भागा 100 बराबर 13.50। 4500 गुणा R1 - R2 बटे 100 बराबर 13.50। R1 - R2 बराबर 13.50 बटे 45 बराबर 0.3%। प्रश्न संख्या 24। एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को इंगित कर रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को इंगित करेगी? विकल्प ए उत्तर, विकल्प बी उत्तर पश्चिम, विकल्प सी दक्षिण पूर्व, विकल्प डी उत्तर पूर्व। सही उत्तर है विकल्प डी उत्तर पूर्व। प्रश्न संख्या 25। कतिपय कूट भाषा में 2 4 6 8 5 को 3 3 7 7 6 लिखा जाता है। उस कूट में 3 5 7 9 1 को किस प्रकार लिखा जाएगा? विकल्प ए 4 4 8 2 6, विकल्प बी 4 4 8 8 2, विकल्प सी 4 6 6 8 2, विकल्प डी 4 4 6 8 2। सही उत्तर है विकल्प बी 4 4 8 8 2। प्रश्न संख्या 26। न्याय के अनुसार तर्क ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये पैदा होती है में निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास है? विकल्प ए विरुद्ध, विकल्प बी सत प्रतिपक्ष, विकल्प सी असिद्ध, विकल्प डी असत प्रतिपक्ष। सही उत्तर है विकल्प ए विरुद्ध। उत्तर की व्याख्या। हेत्वाभास अर्थात भ्रम उन कारणों को दर्शाता है जो एक अपूर्ण धारणा, अनुमान या तुलना से उत्पन्न होते हैं या जो शास्त्र से विचलित होते हैं। विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां क्रमशः इस प्रकार निर्दिष्ट की गई हैं। एक शब्द अर्थात वक्चल के संबंध में वक्रोक्ति, अनिश्चित कारण या अविभाजित मध्यपद अर्थात सव्याभिचार, संदेह या झूठी धारणा को संतुलित करना अर्थात संययासम, गलत समय अर्थात कलातीता, विवाद में बिंदु को संतुलित करना या प्रश्न पूछना अर्थात प्रकरण समा, विधेय को संतुलित करना अर्थात साध्य समा, बेतुकापन अर्थात व्याघात प्रदर्शन, विरोधाभासी, विरुद्ध उदाहरण के लिए कुछ साबित करने के बजाय ये विपरीत साबित करता है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि ये उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 27। संवादिक और दार्शनिक दोनों प्रोक्ति से संबंधित प्रमाण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? 1. ये अभिधारणा हेतु अपेक्षित आधार प्रदान करता है
जिसकी कतिपय ज्ञान के साधन से अभिपुष्टि होती है। 2. ये प्रस्तावित अभिधारणा का गहराई से विश्लेषण करने हेतु आवश्यक मंच प्रदान करता है। 3. ये विश्लेषण से प्राप्त अवलोकन का अनुमान अथवा न्याय प्रयोग के रूप में सारांशीकृत करने में समर्थ बनाता है। 4. ये बहसकर्ता को अकेले औपचारिक वैधता के आधार पर अपने स्वयं की विश्वास प्रणाली को स्वीकृत करने में समर्थ बनाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 1 और 3, विकल्प सी केवल 1, 2 और 3, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 28। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, न्यायशास्त्र के ग्रंथ सर्वांगिक कारणकारी स्थितियों तथा अनुमानजन्य ज्ञान में निहित प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। कथन 2, न्यायशास्त्र के ग्रंथ किश्चित उन कारकों के विश्लेषण पर निर्भर नहीं करते हैं जो निर्णय की औपचारिक वैधता का आकलन करने और निर्णय करने में सहायता करते हैं। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। उत्तर की व्याख्या। न्याय सूत्र कार्यकारण और कारण संबंधों अर्थात करण पर कई वर्गों को समर्पित करते हैं। कारण न्याय के अनुसार फाउलर उनके प्रभावों के पूर्ववृत्त और बिना शर्त हैं। एक विशिष्ट प्रभाव एक विशिष्ट कारण से उत्पन्न होता है। कारणों में बहुलता स्वीकार की जाती है। एक विशिष्ट कारण एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करता है और कोई अन्य नहीं। प्रभाव में बहुलता या विरोधाभासी प्रभाव स्वीकार नहीं किया जाता है। किसी कारण से पारस्परिकता नहीं हो सकती है। या तो हम कारण को गलत समझते हैं या प्रभाव को गलत समझते हैं। पाठ दूरस्थ या अलौकिक कारणों को अस्वीकार करता है और अस्वीकार करता है कि गुण कारण हैं। कारण तुरंत पूर्ववर्ती होते हैं। कारण समय पर प्रभाव से पहले मौजूद होते हैं और कुछ जानने के लिए प्रभाव और विशिष्ट कारण को समझना है। प्रश्न संख्या 29। प्रसिद्ध गायक हिमांशु कहते हैं कि कॉफी हिल चॉकलेट लजीज होते हैं। हम एकमात्र ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉफी हिल चॉकलेट वास्तव में लजीज होते हैं। उपर्युक्त कथन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क दोष घटित हुआ है? विकल्प ए जल्दबाजी में सामान्यीकरण, विकल्प बी गैर विशेषज्ञ प्राधिकारी या व्यक्ति के प्रति आग्रह, विकल्प सी स्लिपरी स्लोप, विकल्प डी सार वस्तु न समझना। सही उत्तर है विकल्प बी गैर विशेषज्ञ प्राधिकारी अर्थात व्यक्ति के प्रति आग्रह। उत्तर की व्याख्या। अयोग्य प्राधिकारी से अपील ये केवल एक भ्रम है। जब एक प्राधिकरण के रूप में सामने आने वाले व्यक्ति के पास कोई विशेष योग्यता नहीं है या किसी तरह से पक्षपाती है या फिर केवल एक प्राधिकरण का हवाला दिया गया है, एक मुद्दा जहां अधिकारियों के बीच काफी असहमति है। प्रश्न संख्या 30। ऐसे लक्षणों का समुच्चय जो केवल तथा उन सभी वस्तुओं में अवस्थित हो जिसे एक खास पद द्वारा इंगित किया जाता है कहलाता है। 1. उस पद का अभिप्रेत, 2. उस पद की भावार्थकता, 3. उस पद का विस्तार, 4. उस पद की वास्तवार्थकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी
केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। इंटेंशन और एक्सटेंशन तर्क में सहसंबंध शब्द जो किसी शब्द या अवधारणा के संदर्भ को इंगित करते हैं। इंटेंस एक शब्द या अवधारणा की आंतरिक सामग्री को इंगित करता है जो इसकी औपचारिक परिभाषा का गठन करता है, और एक्सटेंशन विशेष वस्तुओं का नामकरण करके इसकी प्रयोज्यता की सीमा को इंगित करता है जिसे ये दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जहाज का एक मूल रूप में आशय पानी पर वाहन है, जबकि इसके विस्तार में मालवाहक जहाजों, यात्री जहाजों, युद्धपोतों और नौकायन जहाजों जैसी चीजें शामिल हैं। प्रश्न संख्या 31। कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1. सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमा, सस्ता तथा कम अस्थिर होता है। 2. टेप ड्राइव्स सीधी पहुंच वाले उपकरण अर्थात डिवाइस हैं। 3. रैम के सर्वाधिक रूपों के कंटेंट अस्थिर अर्थात वोलेटाइल होते हैं। इस प्रकार में उन्हें दीर्घावधि डेटा स्टोरेज के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 3 और 4, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। द्वितीयक भंडारण गैर वाष्पशील दीर्घकालिक भंडारण है। सेकेंडरी स्टोरेज के बिना कंप्यूटर के बंद होते ही सभी प्रोग्राम और डेटा नष्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में 3 मुख्य प्रकार के सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जैसे यूएसबी, मेमोरी स्टिक, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जैसे सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, चुंबकीय भंडारण उपकरण जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव। अस्थिर होने के कारण बिजली हटा दिए जाने पर रैम में संग्रहित कोई भी डेटा नष्ट हो जाएगा। ये रैम को डेटा के दीर्घकालिक स्थायी भंडारण के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त बनाता है। इसके बजाय एचडीडी या एसएसडी की भूमिका है। पृष्ठ संख्या 120। प्रश्न संख्या 32। कंप्यूटर के संदर्भ में कमांड इंटरफेस की तुलना में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य लाभ क्या है? विकल्प ए उच्च स्तर की सुरक्षा मुहैया कराता है और इसे कम मेमोरी की जरूरत होती है। विकल्प बी गैर विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु आसान है। विकल्प सी जटिल कार्यों को तेज गति से करता है और इसे कम मेमोरी की जरूरत होती है। विकल्प डी इसे कम प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। सही उत्तर है विकल्प बी गैर विशेषज्ञों के प्रयोग हेतु आसान है। उत्तर की व्याख्या। किसी भी डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि उस डिवाइस के यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच एक इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ बातचीत करने के लिए GUI बनाम CLI यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम GUI और CLI प्रदान करते हैं, जबकि अन्य केवल CLI प्रदान करते हैं। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जबकि CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है। जैसा कि नाम से पता चलता है, किसी को एक निश्चित CLI सिस्टम कार्य करने के लिए कमांड लिखनी होती है। दूसरी ओर GUI ग्राफिक्स प्रदान करता है, जिसमें आइकन और छवियां शामिल होती हैं, जो उपयोगकर्ताओं को सीधे कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। CLI को एक निश्चित कार्य करने के लिए कमांड में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जबकि एक नौसिखिया GUI संचालित कर सकता है। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं की सबसे कम से अधिक क्षमता के सही क्रम में पहचान कीजिए। 1. 100 गीगाबाइट, 2. 10 अरब बाइट, 3. 1 टेराबाइट, 4. 1 लाख मेगाबाइट, 5. 10 लाख किलोबाइट। नीचे दिए गए विकल्पों में से
सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए 4 2 5 1 3, विकल्प बी 5 2 4 1 3, विकल्प सी 2 5 4 1 3, विकल्प डी 5 2 4 3 1। सही उत्तर है विकल्प बी 5 2 4 1 3। प्रश्न संख्या 34। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजों को दोबारा हासिल करता है और प्रदर्शित करता है। कथन 2 सर्च इंजन एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों से वेब पेज प्राप्त करने में मदद करती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 35। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट कंप्यूटर घटक ए HDD, बी RAM रैम, सी ROM रोम, डी CRT। सूची सेकंड विवरण 1 विजुअल डिस्प्ले यूनिट, 2 अस्थिर मेमोरी, 3 बाह्य मेमोरी, 4 नॉन राइटेबल मेमोरी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A2, B3, C4, D1, विकल्प बी A3, B2, C1, D4, विकल्प सी A4, B3, C2, D1, विकल्प डी A3, B2, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A3, B2, C4, D1। उत्तर की व्याख्या। रैम वोलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम के निर्देशों और डेटा को रखने के लिए किया जाता है। ये शक्ति के नुकसान के बाद अखंडता खो देता है। रैम मेमोरी मॉड्यूल कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्लॉट में स्थापित होते हैं। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी गैर वाष्पशील है। रोम में संग्रहित डेटा शक्ति के नुकसान के बाद अखंडता बनाए रखता है। कैथोड रे ट्यूब अर्थात CRT एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन होते हैं जिसके बीम में छवियों को प्रदर्शित करने के लिए हेरफेर किया जाता है। एक फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन छवियां विद्युत तरंगों, चित्रों, रडार लक्ष्यों या अन्य घटनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। आपके कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले संग्रहण का प्रकार प्रदर्शन के लिए मायने रखता है जिसमें बिजली का उपयोग और विश्वसनीयता शामिल है। सॉलिड स्टेट ड्राइव अर्थात SSDs और हार्ड डिस्क ड्राइव अर्थात HDDs दो मुख्य स्टोरेज विकल्प हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 36। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत कितने मिशन हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 8, विकल्प सी 12, विकल्प डी 17। सही उत्तर है विकल्प बी 8। उत्तर की व्याख्या। NAPCC के तहत 8 मिशन इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। प्रश्न संख्या 37। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी चक्रवाती तूफान की 3 मिनट तक औसत स्थिर पवन गति की रेंज होती है। विकल्प ए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प बी
50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प सी 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प डी 200 से 225 किलोमीटर प्रति घंटा। सही उत्तर है विकल्प सी 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर की व्याख्या। एक चक्रवाती विक्षोभ जिसमें अधिकतम औसत सतही हवा की गति 48 से 63 समुद्री मील अर्थात 89 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा में होती है। एक चक्रवाती विक्षोभ जिसमें अधिकतम औसत सतही हवा की गति 64 समुद्री मील अर्थात 119 किलोमीटर प्रति घंटा या अधिक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र की गति। प्रश्न संख्या 38। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, पवन फार्म प्रायः सुदूर क्षेत्रों में पहाड़ियों के खुले शीर्ष हिस्सों अथवा समुद्र तटों पर स्थापित किए जाते हैं। कथन 2, इन सुदूर स्थानों पर पवन गति सतत होती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। विकल्प डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। उत्तर की व्याख्या। पवन फार्म की सफलता के लिए स्थान महत्वपूर्ण है। एक सफल पवन फार्म स्थान में योगदान करने वाली स्थितियों में शामिल हैं हवा की स्थिति, विद्युत संचरण तक पहुंच, भौतिक पहुंच और स्थानीय बिजली की कीमतें। औसत हवा की गति जितनी तेज होगी, पवन टरबाइन उतनी ही अधिक बिजली पैदा करेगी। इसलिए तेज हवाएं आमतौर पर पवन फार्म के विकास के लिए आर्थिक रूप से बेहतर होती हैं। संतुलन कारक यह है कि मजबूत गस्ट और उच्च अशांति के लिए अधिक महंगी टरबाइनों की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे नुकसान का जोखिम उठाते हैं। हालांकि हवा में औसत शक्ति हवा की औसत गति के समानुपाती नहीं होती है। इस कारण से आदर्श हवा की स्थिति एक ही दिशा से आने वाली कम अशांति के साथ मजबूत लेकिन लगातार हवाएं होंगी। प्रश्न संख्या 39। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने में उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण आर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई शुद्ध अर्थात नेट उत्सर्जन नहीं होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। सही उत्तर है विकल्प डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। उत्तर की व्याख्या। अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो अक्षय संसाधनों से एकत्र की जाती है, जो स्वाभाविक रूप से मानव समय पर फिर से भर जाती हैं। इसमें सूरज की रोशनी, हवा, बारिश, ज्वार, लहरें और भूतापीय गर्मी जैसे स्रोत शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के विपरीत है, जिसका उपयोग उनकी भरपाई की तुलना में कहीं अधिक तेजी से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कुछ बायोमास स्रोतों को शोषण की वर्तमान दरों पर टिकाऊ नहीं माना जाता है। प्रश्न संख्या 40। किस वायु प्रदूषक के मामले में वीजिंग सर्वाधिक संगत स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव है? विकल्प ए, ओजोन। विकल्प बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। विकल्प सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विकल्प डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है विकल्प ए, ओजोन।
उत्तर की व्याख्या। घरघराहट एक सीटी की आवाज है जो आप तब करते हैं जब आपका वायुमार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है। बार बार घरघराहट के सबसे आम कारण अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अर्थात सीओपीडी हैं। ओजोन अस्थमा को ट्रिगर करता है क्योंकि ये फेफड़ों और वायुमार्ग के लिए बहुत परेशान करता है। ये सर्वविदित है कि ओजोन सांद्रता का सीधा संबंध अस्थमा के हमलों से है। इसने अस्थमा की दवाओं की अधिक खुराक और अस्थमा के लिए आपातकालीन उपचार की आवश्यकता को भी जन्म दिया है। ओजोन फेफड़ों के कार्य को कम कर सकता है। प्रश्न संख्या 41। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के उत्तम शासन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? 1. अकादमिक स्वायत्तता, 2. वैधानिक स्वायत्तता, 3. वित्तीय स्वायत्तता, 4. प्रशासनिक स्वायत्तता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, 3 और 4, विकल्प बी केवल 1, 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 42। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प ए 28 फरवरी, विकल्प बी 5 जून, विकल्प सी 11 नवंबर, विकल्प डी 1 दिसंबर। सही उत्तर है विकल्प सी 11 नवंबर। उत्तर की व्याख्या। भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर भारत राष्ट्र निर्माण में मौलाना आजाद के योगदान को याद करता है। प्रश्न संख्या 43। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षा और उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट। ए प्राचीन वैदिक शिक्षा, बी उत्तर वैदिक शिक्षा, सी ब्राह्मणिक शिक्षा, डी बौद्ध शिक्षा प्रणाली। सूची सेकंड। 1 समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था। 2 ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाना। 3 वास्तविक ज्ञान मिथ्यात्व का निवारण है। 4 चरित्र निर्माण और आत्मसिद्धि पर बल दिया जाता था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प ए A1, B4, C3, D2, विकल्प बी A4, B1, C2, D3, विकल्प सी A3, B2, C1, D4, विकल्प डी A2, B3, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B3, C4, D1। पृष्ठ संख्या 121। प्रश्न संख्या 44। भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये कथन निम्नलिखित में से किस में कहा गया था? विकल्प ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, विकल्प बी शिक्षा आयोग 1964, विकल्प सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विकल्प डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005। सही उत्तर है विकल्प बी शिक्षा आयोग 1964। उत्तर की व्याख्या। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण का आधार बनते हैं। जैसा कि 1964 से 66 के भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने कहा था कि हमारे देश की नियति हमारी कक्षाओं में आकार ले रही है। प्रश्न संख्या 45। NEP 2020 द्वारा यथा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना है। विकल्प ए 5+3+2+2, विकल्प बी 5+3+3+4, विकल्प सी 2+5+3+4,
विकल्प डी 2+5+3+2। सही उत्तर है विकल्प बी 5+3+3+4। उत्तर की व्याख्या। 10+2 संरचना को 5+3+3+4 मॉडल से बदल दिया जाएगा। इसे निम्नानुसार लागू किया जाएगा। आधारभूत चरण। इसे आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्री स्कूल या आंगनबाड़ी के 3 साल, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2। इसमें 3 से 8 साल की उम्र के बच्चे शामिल होंगे। पढ़ाई का फोकस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर रहेगा। प्रारंभिक चरण कक्षा 3 से 5 तक, जिसमें 8 से 11 वर्ष की आयु शामिल होगी। ये धीरे धीरे बोलना, पढ़ना, लिखना, शारीरिक शिक्षा, भाषा, कला, विज्ञान और गणित जैसे विषयों का परिचय देगा। मध्य चरण कक्षा 6 से 8, 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करते हुए ये छात्रों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी के विषयों में अधिक अमूर्त अवधारणाओं से परिचित कराएगा। माध्यमिक चरण कक्षा 9 से 12 तक, 14 से 19 वर्ष की आयु को कवर करते हुए। इसे फिर 2 भागों में विभाजित किया गया है। कक्षा 9 और 10 पहले चरण को कवर करते हैं, जबकि कक्षा 11 और 12 दूसरे चरण को कवर करते हैं। इन 4 वर्षों के अध्ययन का उद्देश्य गहराई और आलोचनात्मक सोच के साथ साथ बहुविषयक अध्ययन को विकसित करना है। विषयों के कई विकल्प प्रदान किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के लिए निर्देश। गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कक्षा अनुशासन का मुख्य बल इस बात पर होता था कि विद्यार्थी के दुर्व्यवहार के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी जाए। इस अवधि के दौरान कक्षा प्रबंधन में मानवतावादी और प्रायोगिक व्यवहार विश्लेषण उपागमों में समानता की अवधारणा पर जोर दिया गया। ये दोनों परंपराएं प्राथमिक रूप से कक्षा प्रबंधन की निवारक प्रणाली होने के बजाय प्रतिक्रियावादी प्रणालियां हैं। ये प्रणालियां दुर्व्यवहार की घटना घटित होने के पहले नहीं, बल्कि उसके बाद समाधान मुहैया कराने का प्रयास करती हैं। हालांकि बिल्कुल हाल में हुए शोध में कक्षा प्रबंधन के लिए एक अन्य उपागम मुहैया कराया गया है, जो कक्षा व्यवस्था और अनुशासन का प्रश्न प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि निवारक के रूप में तैयार करता है। ये उपागम कक्षा संबंधी इस शोध पर आधारित है कि दुर्व्यवहार को रोकने हेतु प्रभावी शिक्षक क्या तरीका अपनाते हैं और अपेक्षाकृत कम प्रभावी शिक्षक क्या तरीका अपनाते हैं। इस शोध के कतिपय चरणों में अध्यापन के दौरान अनुभवी और गैर अनुभवी दोनों प्रकार के शिक्षकों का अवलोकन और विश्लेषण करने का कार्य शामिल किया गया। इस शोध का प्रमुख निष्कर्ष ये था कि अधिक प्रभावी कक्षा प्रबंधकों और कम प्रभावी कक्षा प्रबंधकों के बीच भेद इस आधार पर किया जा सकता है कि वे दुर्व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया करने के बजाय दुर्व्यवहार को रोकने के लिए क्या उपाय करते हैं। एक अध्ययन में 27 स्तरहीन शिक्षकों को 1 वर्ष के अवलोकन अध्ययन हेतु भर्ती किया गया। प्रथम 3 सप्ताह के दौरान प्रत्येक शिक्षक के बारे में अनेक प्रकार की जानकारियां इकट्ठा की गईं, जिनमें कक्ष व्यवस्था, कक्षा नियम, दुर्व्यवहार के परिणाम, अनुचित व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया, शिक्षकों के प्रत्युत्तर की सततता, निगरानी और पुरस्कार प्रणाली शामिल थीं। इसके अलावा 15 मिनट के अंतरालों पर कक्षा में कार्यरत और कक्षा में कार्यविरत विद्यार्थियों की संख्या की गणना की गई, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किस हद तक विद्यार्थियों ने शिक्षक के अध्यापन कार्य पर ध्यान दिया। वर्ष के शेष समय में और गहन अध्ययन करने हेतु इस आंकड़े के आधार पर शिक्षकों को 2 समूहों में श्रेणीकृत किया गया: अधिक प्रभावी प्रबंधक और कम प्रभावी प्रबंधक। वर्ष के शेष समय में जिन शिक्षकों को अधिक प्रभावी कक्षा प्रबंधक के रूप में श्रेणीकृत किया था, उनकी कक्षाओं में काफी अधिक विद्यार्थी
कार्यरत पाए गए और काफी कम संख्या में कार्यविरत विद्यार्थी देखे गए। अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी प्रबंधकों ने स्कूल वर्ष के प्रथम 3 सप्ताहों में अपने को अग्रणी शिक्षक के रूप में स्थापित किया। प्रश्न संख्या 46। कक्षा प्रबंधन परंपरा के अनुसार प्रभावी शिक्षक प्रबंधक विकल्प ए नियमों पर बने रहने की वकालत करता है, विकल्प बी अनुचित व्यवहार को बदलने अथवा उसे संशोधित करने पर बल देता है, विकल्प सी उन हस्तक्षेपों को शामिल करता है जो संप्रेषण कौशल पर जोर देते हैं, विकल्प डी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से कक्षा पठन पाठन में सहभागी बनाने हेतु कक्षा नियमों, परिणामों और रूटीन को शामिल करता है। सही उत्तर है विकल्प डी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से कक्षा पठन पाठन में सहभागी बनाने हेतु कक्षा नियमों, परिणामों और रूटीन को शामिल करता है। प्रश्न संख्या 47। शिक्षक जो सकारात्मक व्यवहार और दंड दोनों को एक साथ शीघ्र लागू करने पर बल देता है, माना जाता है कि वो अपना रहा है, विकल्प ए कक्षा प्रबंधन परंपरा, विकल्प बी सहयोगात्मक अधिगम, विकल्प सी अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा, विकल्प डी मानवतावादी परंपरा। सही उत्तर है विकल्प सी अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा। प्रश्न संख्या 48। कक्षा प्रबंधन सिद्धांत के अनुसार एक प्रभावी शिक्षक विकल्प ए कक्षा में मुद्दों का निपटान करता है, विकल्प बी समस्या घटित होने से पहले उसे रोकता है, विकल्प सी समस्या के घटित हो जाने के पश्चात उस पर चर्चा करता है, विकल्प डी समस्या के घटित हो जाने के पश्चात उसके निदान का प्रयास करता है। सही उत्तर है विकल्प बी समस्या घटित होने से पहले उसे रोकता है। प्रश्न संख्या 49। कोई शिक्षक प्रभावी प्रबंधक तभी होता है यदि वो विकल्प ए दुर्व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया का प्रयास करता है, विकल्प बी दुर्व्यवहार का कारण पता लगाने की कोशिश करता है, विकल्प सी दुर्व्यवहार के लिए विद्यार्थी या विद्यार्थियों को दंडित करता है, विकल्प डी दुर्व्यवहार को रोकता है। सही उत्तर है विकल्प डी दुर्व्यवहार को रोकता है। प्रश्न संख्या 50। वो शिक्षक जो किसी अधिगमकर्ता की भावनाओं, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और मनोभावों पर बल देता है, उसे कहा जाता कि वो निम्नलिखित परंपरा का अनुपालन करता है, विकल्प ए मानवतावादी परंपरा, विकल्प बी अनुप्रयुक्त अनुसंधान परंपरा, विकल्प सी कक्षा प्रबंधन परंपरा, विकल्प डी औपचारिक अनुशासन परंपरा। सही उत्तर है विकल्प ए मानवतावादी परंपरा। पृष्ठ संख्या 122। पृष्ठ संख्या 122 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 123। पृष्ठ संख्या 123 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 124।